नमस्कार दोस्तों। अब आगे की कहानी का ये 7वां पार्ट है। अपने कैबिन में कायनात बैठी फाइल में उलझी थी। तभी उसका फ़ोन बज पड़ा। पहली दफ़ा उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन दोबारा बजने पर उसने रिसीव किया। कॉल रॉकी का था। रॉकी, मिस सूर्यवंशी, वो मल्होत्रा के आईडी से जो आपकी मोम के पिक्चर्स मिले हैं उनकी हार्ड कॉपी मैंने बनवा ली है, एंड जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो उनकी फ़ाइल और पेन ड्राइव तैयार कर ली है। आप बताइए कब मिल सकती हैं आप? कायनात, अभी 10 बज रहे हैं। तुम 12 बजे हाईवे वाले रास्ते पर जो पगडंडी है वहाँ मिलो। रॉकी, श्योर, पर एक बात समझ नहीं आई। आपने इन्फॉर्मेशन मांगी मल्होत्रा से रिलेटेड, वो समझ सकता हूँ, बट अपनी मोम की पिक्चर क्यों? आई मीन, आपके पास तो अपनी मोम की पिक्चर होंगी ही ना। कायनात, लंबी कहानी है रॉकी, बस इतना समझ लो कि बरसों पहले एक ऐसी आग लगी जिसमें ना सिर्फ मैंने मम्मा को खोया, बल्कि उससे जुड़ी हर यादें, हर तस्वीर भी झुलस गई। इसलिए भी ये तस्वीरें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। थैंक यू, तुम्हारे कारण 18 साल बाद तस्वीर में ही सही मैं अपनी मम्मा को देख पाऊंगी। एनीवे, मिलते हैं 2 घंटे बाद, एंड या मल्होत्रा पर नज़र बनाए रखना। रॉकी, मिस सूर्यवंशी, थैंक्स की कोई बात नहीं है। आपने आज तक मेरी बहुत हेल्प की है, एंड वैसे भी इस काम के मुझे पैसे भी मिले हैं। आपसे आपकी मदद करना मेरा फ़र्ज भी है और ड्यूटी भी। वैसे आपको एक बात बताना था। आज सुबह मल्होत्रा रघु गुज्जर के फार्म हाउस गया था। अंदर उसके बीच क्या बातचीत हुई ये नहीं पता। लगभग 2 घंटे दोनों साथ थे। कायनात, ठीक है, तुम मुझे उसके हर लम्हे की खबर देते रहना। कायनात ने फ़ोन रख दिया और सोच में पड़ गई कि आखिर ये महेश मल्होत्रा उस रघु गुज्जर से मिलने क्यों गया था। एक मिनट, कहीं उसे इस हैंगिंग के बारे में भनक तो नहीं लग गई ना? नहीं, ऐसा होता तो अब तक वो गीदड़ मुझे गीदड़ धमकी देने के लिए कॉल कर चुका होता। तो फिर क्या हो सकता है कारण? शायद उस कारखाने वाले कांड से दोनों दोस्त बौखला गए हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे होंगे। कायनात इन्हीं सब ख्यालों से घिरी हुई थी। उसने अपना सर झटका और वापस फाइल में नज़र गड़ाए बैठ गई। अरमान और सम्राट किसी साइट पर गए थे, लेकिन वहाँ भी कायनात के ख्याल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रह रहकर उसे रघु गुज्जर और कायनात के बारे में ख्याल आया। कहीं रघु गुज्जर ने कायनात पर हमला करवा दिया तो? उसे खींच हो रही थी। आखिर वो कायनात के बारे में इतना क्यों सोच रहा था? उसने अपना सर झटका और ठेकेदार से बात करने लगा। लगभग 1 डेढ़ घंटा वहाँ पर काम देख दोनों वापस ऑफिस के लिए निकल गए। आज सम्राट को अरमान थोड़ा खोया सा लग रहा था। उसे लगा शायद बीती रात उस डिस्क में मोहिनी से मिलने के कारण ऐसा है, इसलिए उसने शांत रहने का फैसला लिया। 12 बजने में जब 20 मिनट बाकी थे तो कायनात ऑफिस से निकली। बाइक निकालकर वो हाईवे की ओर बढ़ गई। उसके निकलते ही एक जीप उसके पीछे चल पड़ी। उस जीप में 6 लोग बैठे थे। चारों के पास गन मौजूद थी। कायनात को बाइक चलाते हुए हाथ में हल्का दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए वो बार बार हाथ झटक रही थी। उसने मिरर में देखा कि लगातार पिछले 10 मिनट से एक काले रंग की जीप उसके पीछे चल रही है। ऐसे उसे समझते देर नहीं लगी कि ये लोग उसी का पीछा कर रहे हैं, और वो शायद वजह भी वो बखूबी जानती थी। तीखी सी मुस्कान उसके चेहरे पर बिखर गई। हाईवे पर पहुंचकर उसने पगडंडी के पास बाइक रोकी। वो जानती थी जब तक वो पार्सल उसके पास नहीं आ जाता तब तक वे लोग उन पर हमला नहीं करेंगे। रॉकी वह भेष बदलकर बूढ़ा बनकर आया था। उसने एक छोटा सा कार्टून कायनात को दिया और कायनात ने अपने जेब से नोटों का बंडल उसे दे दिया। दोनों ने हाथ मिलाया, जिसके बाद कायनात वापस बाइक पर बैठ गई। उसने वो कार्टून पीछे बाइक पर रखा और बाइक दौड़ाते ही जीप एक बार फिर उसके पीछे भागने लगी। कायनात ने गर्दन घुमाकर जीप में बैठे गुंडों पर नज़र डाली और बाइक एक तरफ मोड़ दी। हाँ, लगता है इस लड़की को मरने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, तभी तो उस ओर जा रही है जहाँ पर ना के बराबर या मुश्किल से इक्के दुक्के लोग आते हैं।
वहाँ हम उसे मार कर दफन कर देंगे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। जीप में बैठे एक आदमी ने कहा। गुंडे ने कहा तो बाकी सब सहमति में हंस पड़े। अरमान और सम्राट रोड साइड गाड़ी के पास खड़े थे। दरअसल उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी। सम्राट ने मैकेनिक को कॉल किया, लेकिन मैकेनिक ने 1 घंटे बाद आने की बात कही। आसपास कोई गैराज भी नहीं था, इसलिए दोनों किसी गाड़ी के गुजरने का इंतजार कर रहे थे ताकि लिफ्ट ले सके। मगर गलती से दोनों गलत रास्ते पर आ गए, जहाँ कोई गाड़ी तो क्या परिंदा भी पर नहीं मारता। उन्हें इस रास्ते के बारे में कुछ खास पता नहीं था। अरमान फ़ोन कान पर लगाए ऑफिस में कॉल कर रहा था, जल्दी से दूसरी गाड़ी लेकर आने के लिए। मगर इत्तेफाक से आज ऑफिस के गाड़ी का ड्राइवर छुट्टी पर था। झल्लाकर उसने फ़ोन पटक दिया। सम्राट भी परेशान सा फ़ोन कान के लगाए गाड़ी का इंतज़ाम कर रहा था। तभी सामने से एक बाइक गुजरी। अरमान ने तो उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन सम्राट ने हैरानी से बोला, एमी वो देख, वो बाइक वाली तो वही है, तेरी नीली आंखों वाली लड़की। उसकी बात सुन अरमान ने तुरंत उस दिशा में देखा जिधर से बाइक गुजरी। उसे सिर्फ कायनात की पीठ नजर आई, लेकिन बाइक देखो पहचान गया। एमी यार लुक एट दिस, ये जीप। आई थिंक ये लोग उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। सम्राट जीप को तेजी से कायनात के पीछे जाते देख बोला। अरमान के कानों में फिर से वही हार्प गूंज उठी, मौत की साजिश। उसके माथे पर पसीने की बूंद चिकचिकाने लगी। दिल घबराकर जोरों से उसके सीने में फुदकने लगा। उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया, जैसे कोई उसकी सांसों को रोक रहा हो। एमी तू ठीक है? हैवी शुड डू समथिंग, आई थिंक सी इज इन डेंजर एंड नीड्स हेल्प। अरमान के चेहरे पर घबराहट भाप कर सम्राट ने कहा तो अरमान जैसे नींद से जागा हो। वी शुड, पर ये क्या? गाड़ी खराब होना था, क्या करूं? ऐसे कैसे बचाऊं इसे? ये लड़की सच में मुझे पागल बना के छोड़ेगी। जब जानती थी खतरा है तो ये लड़की बाहर निकली ही क्यों? क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरमान ने झल्लाते हुए सर पकड़ लिया। वहीं सम्राट उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। तभी दोनों की नज़रें हैरानी से फैल गई। कायनात तेजी से गाड़ी को जिंक जैक मोड़ में दौड़ा रही थी। एकाएक जीप में बैठे गुंडों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन कायनात लगभग 160 की स्पीड पर गाड़ी को इतनी तेज से उल्टा सीधा जिग जैग भगा रही थी कि उन गुंडों का एक भी निशाना नहीं लग पा रहा था। गोलियों के उस शोर में अरमान को अपनी धीमी पड़ती धड़कनें महसूस हो रही थी। कायनात के मुंह से हल्की सी आ निकली, तभी आंसू का एक कतरा अरमान के आंखों से बह चला। कायनात की भौं को गोली छूकर निकल गई। उसने स्पीड बढ़ा दी और पहले से भी ज़्यादा गाड़ी जिगजाड़ करने लगी। गोलियों का शोर थम चुका था, क्योंकि गुंडों के बंदूकों की गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन वो लोग अब भी कायनात का पीछा कर रहे थे। कायनात के चेहरे पर एक तीखी कातिल मुस्कान बिखर गई, जैसे वो इसी का इंतजार कर रही थी। अरमान और सम्राट अभी भी कायनात की ओर देख रहे थे। तभी अचानक कायनात ने अपनी गाड़ी घुमाई और जीप की ओर बढ़ा दी। ये देख सबकी नज़रें हैरानी से फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रही है। कायनात ने गाड़ी फुल स्पीड में जीप की ओर बढ़ा दी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक जुनून नज़र आ रहा था। कायनात ने एक हैंडल छोड़कर पीछे रखे कार्टून को पकड़कर अपने सीने से चिपका लिया और आहिस्ते से दूसरा हैंडल छोड़कर बाइक पर खड़ी होकर कूद गई। आगे क्या होने वाला था, ये सोचकर सबका दिमाग ब्लैंक होने लगा। जीप भी अपने फुल स्पीड में थी। पूरी ताकत से ब्रेक लगाने पर भी जीप नहीं रुक पाई। जैसे ही बाइक जीप के नज़दीक पहुंची, कायनात ऐन मौके पर एक तरफ कूद गई। सबकी सांसें थम सी गई। अरमान का तो जैसे दिमाग सुन हो गया था, नसों में कांटे दौड़ रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इतना डर उसे आज तक कभी नहीं लगा जितना अभी उसे महसूस। एक चोर के आवाज़ के साथ बाइक और जीप की बहुत बुरी तरह टक्कर हुई थी। जीप के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया था, वहीं बाइक के परखच्चे उड़ गए थे। जीप में बैठे गुंडों को काफ़ी चोटें आई थी। हर तरफ धुआं था। धुआं झटके की अरमान ने इधर उधर नजरें घुमाई।
तो उसे अपनी कार से कुछ कदमों की दूरी पर गिरी कायनात नजर आई। कायनात को देख उसे सुकून का एहसास हुआ, जैसे तपती रेगिस्तान में ठंडे पानी का सोता मिल गया हो। उसके सर पर हल्की सी चोट गिरने के कारण लगी थी। हाथ और पैर के जख्म एक बार फिर से गहरे होकर सूख चुके थे। भां पर गोली छूकर गुजरी थी, जिसके जख्म से खून रिसकर उसके हाथ को खून से भिगो भिगो रहा था। कायनात के जख्म और उसका रिश्ता खून देख अरमान के चेहरे पर एक कड़वाहट तैर गई। उसे कायनात पर बुरी तरह गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। कायनात की कुछ पल पहले वाली हरकत पर वो आग उगलती नज़रों से उसे घूर रहा था, जैसे किसी भी पल बरस पड़े। अब भी उसका दिल घबरा रहा था, धड़क रहा था। कायनात के हाथ की पट्टी एक बार फिर सुर्ख से खूनी हो चुकी थी। कायनात ने उठने की कोशिश की तो उसके पैर में एकाएक बहुत दर्द हुआ और वो करा उठी, जिसे सुन अरमान तड़पता हुआ उसकी ओर दौड़ा। तुम तुम ठीक हो? क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की? आर यू सीरियसली मैड? तुम किसी भी जख्म को भरने क्यों नहीं देती यार? कितना खून बह रहा है। ओह गॉड, गाड़ी भी खराब है, हॉस्पिटल भी पास में नहीं है। तुम ना सच में मुझे पागल बना दोगी। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? उठो, हम कोई लिफ्ट ले लेंगे। तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अरमान बड़बड़ाते हुए कायनात को सहारा देकर उठा रहा था। सम्राट हैरान अरमान को देख रहा था, क्योंकि जितना दर्द कायनात के चेहरे पर था, उससे कई ज़्यादा तकलीफ अरमान के चेहरे पर झलक रही थी। कायनात ने उसे रुकने का इशारा करके गहरी सांस खींचकर बोली, मैं ठीक हूँ, आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कायनात ने अपना हाथ अरमान के हाथ से छुड़ा लिया और खुद को घसीटते हुए पीछे होकर उस हाईवे के किनारे बनी रेलिंग से टिक कर बैठ गई। क्या खाक ठीक हो तुम? फोर गॉड से कुछ देर के लिए अपना ये घमंड साइड रख दो। दिख नहीं रहा तुम्हें कितनी चोटें आई हैं, लेकिन इस वक्त भी तुम्हें अपना घमंड दिखाना ज़रूरी है। तुम कायनात सूर्यवंशी जो हो? अरमान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, जिस पर कायनात ने एक नज़र उसे देख अपनी नज़र अपने पैर पर लगे जख्म पर टिका दी। उसने अपना जींस थोड़ा ऊपर किया और जेब से रुमाल निकालकर जख्म पर कस कर बांध दिया। उसने अपने बगल में पड़े कार्टून को देखा और राहत की सांस ली। अरमान बस उसे गुस्से से घूर रहा था। जीप में बैठे गुंडे बाहर निकले। उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला और कायनात की ओर बढ़ा। अरमान ने उन लोगों को कायनात की ओर आते देखा तो गुस्से में को हवा मिल गई। एक गुंडा चाकू लिए कायनात की ओर बढ़ गया, लेकिन अरमान रास्ते में खड़ा था। ए चिकने, ज़्यादा स्याना मत बन, चल रास्ते से हट जा। आज इस आइटम का दी एंड करके ही रहूँगा। बहुत भगाया साली ने, उस गुंडे ने कहा तो अरमान ने एक दहाड़ के साथ उसके मुंह पर एक गुस्सा जड़ दिया। उसे मारेगा तू? चल मार कर दिखा, मारना। अरमान चीखते हुए उस पर गुस्सों की बरसात कर रहा था। अपने साथी को पिटते देख बाकी भी अरमान की ओर लपके, लेकिन अरमान आज इतने गुस्से में था कि सबको तोड़ रहा था। हर बार बस एक ही बात बोल रहा था, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसका पीछा करने की? उस पर गोली चलाओगे तुम लोग? जान ले लूँगा सबकी, उसे मारोगे? छू कर दिखा, दम है तो। एक गुंडे ने अरमान पर चाकू से वार किया तो ऐन मौके पर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरमान के साथ साथ गुंडों की भी गर्दन उस ओर घूम गई, जहाँ आंखों में आग लिए कायनात खड़ी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त इतना गुस्सा था, जिसे देख एक पल वो गुंडे झम गए। गुंडे ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन कायनात ने अपनी पकड़ कस ली। कुछ चटकाने की आवाज़ आ रही थी। इसी के साथ वातावरण में उस गुंडे की चीख गूंज उठी। कायनात ने इतनी जोर से उसका हाथ मरोड़ा कि उसकी हड्डी चटक गई। उसके हाथ से चाकू छूटा तो कायनात के उसका हाथ छोड़ चाकू पकड़ लिया और एक झटके में चाकू की नोक उस गुंडे की गर्दन पर रख दी। उसे इस तरह देख सम्राट और अरमान के तो होश ही उड़ गई। अरमान उसे पीछे हटने के बोल रहा था। कायनात ने एक तीखी नज़र उस पर डाली और अपना दूसरा हाथ अरमान के सीने पर रख उसे पीछे कर दिया। जैसे ही कायनात ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा था, अरमान का दिल बेहताशा शोर कर रहा था। अरमान अपने सीने की ओर देख रहा था,
जहाँ अब उस सफ़ेद शर्ट पर कायनात की खून से सनी हथेली की छाप थी। किसने भेजा है तुझे? चाकू की नोक हल्के से गर्दन पर गड़ाए कायनात गरजी, लेकिन गुंडा खामोश रहा। मैंने पूछा, किसने भेजा है तुझे? कायनात ने इस बार चाकू थोड़ा और गड़ाया, लेकिन गुंडा अब भी खामोश रहा। कायनात ने चाकू छोड़ दिया और दांत पीसते हुए बोले, तुम सब मरोगे। एक जोरदार गुस्सा उसके गुंडे के मुंह पर जड़ा। उसके नाक और मुंह से खून का फवारा फूट पड़ा और वो भर कर नीचे गिर पड़ा। सम्राट तो सीटी बजाने लगा। अरमान ने पहले सम्राट को घुरा, फिर कायनात को घूरने लगा। अरमान बार बार कायनात को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसे पीछे हटने को कह रहा था। उसे डर था कि पहले से ही कायनात इतनी जख्मी है, कहीं उसके जख्म और गहरे ना हो जाएं, या फिर कहीं उसे कोई नया जख्म ना लग जाए। लेकिन कायनात तो जैसे गुस्से में पागल हो चुकी थी। तुम सब एक एक करके आना पसंद करोगे या एक साथ? कायनात ने कहा। कायनात ने गरजते हुए कहा तो सब एक साथ उस पर लपके, लेकिन कायनात ने किसी को कोई छूट नहीं दी। उसने उन सबको कायदे से बहुत ही बुरी तरह तोड़ा। अरमान और सम्राट तो उसके इस रूप को देख हैरान थे। अरमान को कायनात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कायनात के जख्मों से खून रिस रहा था, मगर वो उन गुंडों को मारे जा रही थी। अब बता, किसने भेजा है तुम्हें? तुम लोगों को एक गुंडे के बाल पकड़कर पीछे की ओर खींचते हुए पूछा। सारे गुंडे अधमरी सी हालत में नीचे पड़े दर्द से बिलबिला रहे थे। रघु रघु गुज्जर, उस गुंडे ने दर्द से तड़पते हुए कहा तो एक फीकी मुस्कान के साथ कायनात ने उसे छोड़ दिया और बोली, पहले ही नाम बोल देता तो बच जाता। तभी एक गुंडे का फ़ोन बजा। घबराते हुए उसने कायनात की ओर देखा। कायनात ने उसे रिसीव करने का इशारा किया। फ़ोन रघु गुज्जर का था। उस आदमी ने कॉल रिसीव करके स्पीकर पर डाल दिया। क्या हुआ उस लड़की का? उसे मौत की नींद सुलाया या नहीं? उस लड़की को वहीं कहीं दफन कर देना और जल्दी से वो पार्सल लेकर आओ। बहुत मनाली की साहिब बनी फिरती है, देखते हैं मनाली की साहिब को कौन बचाता है। फ़ोन रिसीव होते ही रघु गुज्जर खुश होकर बोलने लगा, लेकिन उसकी खुशी को कायनात की बात ने मिट्टी में मिला दिया। गलत गुज्जर, मनाली की साहिब को कौन बचाएगा? ये गलत बात बोला तूने। सही बात यह है, मनाली की साहिब को कौन बचाएगा? कायनात सूर्यवंशी, गुज्जर ने घबराते हुए कहा तो कायनात फीकी हंसी हंसते हुए बोली, खौफ अच्छी चीज़ है गुज्जर, इसे बनाए रखना। तुझे क्या लगा तेरे ये भाड़े के टट्टू कायनात सूर्यवंशी को मार देंगे? क्या गुज्जर, शेरनी का शिकार करने के लिए पिल्लों को भेज दिया? खैर, पिल्ला तो तू खुद भी है। उसकी बात सुन जहाँ गुज्जर गुस्से से बिलबिला उठा, वहीं सम्राट सीटी मारने लगा। कायनात ने सम्राट की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। शुक्रिया अदा किया। गुज्जर, जितना उड़ना है उड़ ले लड़की, क्योंकि तेरे पर मैं ही काटूंगा। कायनात तो इसी बात पे एक शेर अर्ज है। मैं वो बला हूँ जो पानी में आग लगा दूँ। बचकर रहना। क्या गुज्जर, आज नहीं तो कल सही मरना तो तुझे होगा। तेरे लिए बेहतर होगा कि वो पार्सल मुझे देकर मुझसे माफ़ी मांग ले। बड़ा दिल वाला हूँ, माफ़ कर दूंगा, वरना लड़की फूल की तरह होती है, मसल दी जाओगी। वैसे भी दिखने में बिल्कुल अपनी माँ की तरह भला की खूबसूरत है। तू कहीं कोई ऊंच नीच नहीं हो जाए। उसकी बात सुन कायनात के साथ साथ अरमान की मुठिया कस गई। कायनात, सही कहा तूने, लड़की फूल की तरह होती है, लेकिन मैं वो जहरीली फूल हूँ जिसे मसलना तो दूर, छूना भी तुम जैसों की बस की नहीं। सही कहा तूने, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हूँ मैं, लेकिन अर्पिता सूर्यवंशी और मुझ में थोड़ा अंतर है। अर्पिता सूर्यवंशी तुम जैसों को कोर्ट तक घसीटती थी, लेकिन कायनात सूर्यवंशी पहले तेरी चिता अपने हाथों से सजाएगी, फिर तुझे उस चिता तक घसीटती लाएगी। गुज्जर, बहुत पछताएगी तू। सुना है तेरा एक बड़ा भाई भी है जो हिंसावादी है, कुछ दिनों में इंडिया वापस आने वाला है ना। वो क्या होगा अगर कभी उस पर अचानक गोली चल गई तो? कायनात, तुझे पता है तू अब तक जिंदा क्यों है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू मौत की भीख मांगे। जो डर वर्षों पहले मेरी आंखों में उतरा था, उस डर को तेरी नसों में दौड़ते देखना चाहती हूँ।
लेकिन जिस दिन तूने भैया की ओर अपने कदम बढ़ाए उस दिन तू मुझे अपने सामने खड़ा पाएगा और मैं तेरी पीठ पीछे वार नहीं करूँगी। तेरे सामने खड़े होकर तेरी आंखों में आंखें डाल पूरी मैगजीन तेरे भेजे में खाली कर दूँगी। याद रखना मैं दिखती स्वामी टाइप से हूँ लेकिन हूँ बड़ी। गुज्जर ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया। उन गुंडों की ओर देखते हुए कायनात ने कहा, तुम लोग खुद को गुंडा कहते हो, गुंडों के नाम पर धब्बा हो। अब बिग ब्लैक स्पोर्ट छी, मतलब हद है। 6 बंदूक यानी 36 गोलियां बंदूक, लेकिन फिर भी एक भी मुझे भेद नहीं पाई। शकल से तो अफ्रीका के जंगल से भागे काले सांड लगते हो तुम सब। 3 तक गिनूंगी, अगर मुझे तुम में से कोई भी नजर आया तो यहीं गाड़ दूंगा। कायनात ने जैसे ही 1 2 तक गिना सब उल्टे पैर वहां से भाग गए। कायनात वहां उस तरफ आई जहाँ उसने कार्टून रखा था। वहीं पास में अरमान अपनी गाड़ी से टिककर खड़ा उसे घूर रहा था, जैसे अब किसी भी पल चीख पड़ेगा। साथ ही उसकी नज़र कायनात की जख्मों का मुआयना कर रही थी। उसके चेहरे पर कड़वाहट पसर रही थी। कायनात ने अपना फ़ोन निकालकर करण को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन करण का असिस्टेंट ने उठाया। हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? कायनात, कैन आई स्पीक विथ डॉक्टर करण? असिस्टेंट, सॉरी मैम, डॉक्टर करण इस वक्त सर्जरी में बिजी है। कायनात, डॉक्टर रोहन शेरगिल से बात हो सकती है क्या? असिस्टेंट ने जाकर फ़ोन रोहन को दिया। कायनात का कॉल देख रोहन बहुत खुश होते हुए बोला, क्या बात है कायू, मेरी याद कैसे आ गई? कायनात, रोहन तू जल्दी आ जा, अपने लोग जहाँ बाइक रेसिंग करते हैं उस हाईवे वाले रास्ते पर जल्दी, इट्स अर्जेंट। रोहन, कायू बात क्या है? तूने फिर कोई कांड किया? ऐसे अचानक हुआ क्या है? कायनात, कमीने, तुझे मेरे कांडों की पड़ी है, जल्दी आ वरना फ़ोन में घुसकर तेरा गला दबा दूंगी। आ रहा हूँ बोलकर रोहन ने फ़ोन रखा और तुरंत हॉस्पिटल से निकलकर बाँह पर गोली छूने की वजह से खून बह रहा था, जिसके कारण उसका जैकेट चिप सा हो गया था। कायनात ने जैसे तैसे अपना जैकेट निकाला। उसकी बाँह खून से रंग चुकी थी, जिसे देख अरमान के चेहरे पर एक बार फिर कड़वाहट ने जगह ले ली। उसे कायनात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वाह, यू वेयर कैप, बिल्कुल किसी मूवी जैसा सब कुछ। क्या मारा गुंडों को और उस गुंडे के बॉस की भी बोलती बंद कर दी। मैं तो तुम्हारा फ़ैन बन गया, लेकिन वो बाइक वाला स्टैंड नहीं करना चाहिए था, सम्राट ने कायनात से कहा। तो कायनात बस फीका सा मुस्कुरा दी। अरमान दांत पीसते हुए बोला, ये हमेशा वही करती है जो इसे नहीं करना चाहिए। सोचा भी है अगर उस बाइक से कूदने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो क्या होता, लेकिन नहीं, खुद को बहुत बड़ी 30 मार खा समझती हो ना तुम। रात का जख्म सुबह ताज़ा करना है, सुबह का जख्म दोपहर में। क्या ज़रूरी थी उन गुंडों से भिड़ने की? मैंने संभाल लिया था ना, चाकू था उन लोगों के पास, अगर लग जाता तो। लेकिन मोहतरमा को इन सब से क्या? कायनात, मुझे चाकू लगे या गोली, आपको उससे क्या? सुबह से देख रही हूँ मेरे बॉस बने फिर रहे हैं। मेरा जख्म है, ताज़ा होगा तो दर्द मुझे होगा, एंड आई एम श्योर कि मेरे जख्म से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अरमान उसे घूर रहा था। वो गुस्से में कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी सम्राट अपना रुमाल कायनात की ओर बढ़ाते हुए बोला, आई थिंक तुम्हें इसकी ज़रूरत है। कायनात अपने जैकेट से अपनी बाँह पर लगा खून साफ करने लगी। उसने सम्राट से रुमाल लिया और खून पोंछकर रुमाल बाँह के जख्म पर बांध दिया। महादेव, मुझे अरमान की नज़रों में कुछ अलग नज़र आ रहा है। कुछ तो है इस लड़की का दर्द एमी की आंखों में उतरता नज़र आ रहा है। शायद मेरा दोस्त फिर से दिल के रास्ते चल पड़ा है। थैंक यू महादेव, लेकिन ये एमी इस वक्त बहुत गुस्से में है। कहीं इसका गुस्सा सब कुछ बिगाड़ ना दे। ये गुस्से में क्या बोलता है, क्या करता है, इसे खुद पता नहीं चलता। इन दोनों को आपस में भिड़ने मत देना महादेव। सम्राट मन ही मन महादेव का शुक्रिया अदा करने लगा। कायनात को खुद पर अरमान की घुरती नज़रें महसूस हो रही थी। बिना अरमान की ओर देखे वो बोली, घूरना बंद करो। तो दोस्तों, ये पार्ट आज यही ख़त्म करते हैं और अगला पार्ट कल वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब